ये शिवसेना, आप स्टेट अध्यक्ष हैं शिवसेना के, और शिवसेना नाम से काफ़ी सारे संगठन जो हैं जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा भ्रमित होते हैं कि असली शिवसेना काम कौन सा जो है शिवसेना सही कर रही है। डोगरा फ्रंट शिवसेना, हिंदुस्तान शिवसेना और भी कई तरह की शिवसेना है यहाँ पे। तो जिसके पास प्रमाण हैं वो कौन सी शिवसेना है जो लीगली और लोगों के बीच में लोगों के हितों के लिए काम कर रही है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं वही सही शिवसेना है। देखिए, शिवसेना एक राजनीतिक पार्टी है। ये जिनका आपने अभी तक नाम लिया, ABC जिनका आप अभी नाम ले रहे थे, ये तमाम संगठन हैं। आप इनको पूछिए क्या आपकी राजनीतिक पार्टी है, क्या आप रजिस्टर हैं? आप ये बीजेपी के इशारों पर, सत्ताधारी पार्टियों के इशारों पर खेल खेल रहे हैं। उनकी कठपुतलियां बने हुए हैं इस समय। ये कठपुतलियों पर हमने बहुत बार जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक DGP साहब को पत्र भी लिखा है। इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। शिवसेना नाम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है कि शिवसेना एक ही है जो वंदनीय बाला साहब जी ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब जी ठाकरे से रिलेटेड है। वही शिवसेना है जो उन्होंने 96 के अंदर बनाई थी, जो इस समय जिसके पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं। हम उसी शिवसेना से हैं। उसके बाद जितनी भी शिवसेना है यहाँ पर जिनके आप नाम ले रहे थे, वो मात्र एक संगठन है, राजनीतिक पार्टियाँ नहीं हैं। जनता को भी पता लगना चाहिए। वो शिवसेना तो बड़ा बड़ा लिख देते हैं, मगर अपना जो दूसरा नाम है वो नीचे छोटा सा लिखकर जनता को, प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। मेरी उनसे अपील है, प्रशासन से भी अपील है कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। स्टेट अध्यक्ष शिवसेना मनीष साहनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। शुक्रिया जी। मनीष सर, अगर बात करें हम, जिस तरह से पार्लियामेंट में जो है एक बिल लाया गया है जिसमें महिला आरक्षण को लेकर के जो है बात चल रही है, लेकिन वो कानून जो है वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मुझे बताइए क्या वो बिल आ चुका है? और मैंने भी यही सुना है कि बिल आ चुका है, पार्लियामेंट से पास हो चुका है, मगर कहाँ है? कानून अभी बनने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी आपने महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया, मगर उनके वोट मांगना आप शुरू हो गए। आपकी नज़र उनके आरक्षण पर नहीं है, आपकी नज़र उनके हकों पर नहीं है, उनके अधिकारों पर नहीं है, मगर उनके वोट पर आपने सबसे पहले नज़र रख दी। कि जैसे आपने जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह किया, अब एक बार फिर आप देश की महिलाओं को गुमराह करने जा रहे हैं। आपने बता दिया कि आपके लिए हमने 33% आरक्षण कर दिया, मगर कहाँ है आरक्षण? अगर आपके पास मेजॉरिटी है, आप बिल पास करते हैं, उसको रातों रात कानून बनाइए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। वो होता है कि आपने महिलाओं को आरक्षण दे दिया। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अभी कुछ भी पिक्चर साफ नहीं है। अभी कहा जा रहा है कि सेंसस होगा। कब होगा? 2024 में तो चुनाव है, यानी इस चुनावों से पहले ये संभव होने वाला नहीं है। मगर आपकी नज़र महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं थी, आपकी नज़र थी उनके वोट बैंक के ऊपर। दूसरी आपकी नज़र थी जो मणिपुर के अंदर आपके ऊपर धब्बा लगा है। वो लोग जो अपनी मेमोरी को याद रखे हुए थे और उसको भुला नहीं पा रहे थे, जो मणिपुर के अंदर हुआ, हमारी महिलाओं के साथ हुआ, हमारी बहनों और माताओं के साथ हुआ, जो उनकी नगन परेड की गई, वो जो आपके ऊपर धब्बा लगा था, आप उस धब्बे से जनता का ध्यान हटाना चाहते हो। जो महिलाओं ने ठान लिया था आपको सबक सिखाना, आप उनको एक बार फिर झुंझुना पकड़ाकर उनको गुमराह करने का काम कर रहे हो कि अरे हम तो महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, हम तो महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं। महिलाओं को अगर आपने आरक्षण देना होता तो 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। जम्मू कश्मीर में आपके पास एक महिला आयोग तक नहीं है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है महिला सशक्तिकरण की, यहाँ महिला आयोग नहीं है। 4 साल से शिवसेना भी लगातार हम मांग कर रहे थे। माननीय उपराज्यपाल जी ने 2022 फरवरी के अंदर महिला आयोग का गठन भी किया था, मगर कहाँ है वो? उसके पदाधिकारी कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर के उसका कार्यालय कहाँ है? मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करूँगा कि कभी भी माननीय उपराज्यपाल जी से आपका संपर्क हो तो कृपा करके देश की आधी आबादी के लिए, जम्मू कश्मीर की आधी आबादी के लिए ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं के, उनके अधिकारों के लिए, उनकी शिकायतों के लिए अगर वो कंप्लेंट करें तो महिला आयोग का कार्यालय तो बता दीजिए माननीय उपराज्यपाल जी। 20 जिलों का जम्मू कश्मीर है। हम शान से कहते हैं 10 जिले कश्मीर डिवीज़न में है, 10 जिले जम्मू डिवीज़न में है। अगर ये महिला पुलिस सेल तक नहीं है आपका जिला स्तर पर, मात्र 4 जिलों के अंदर महिला पुलिस स्टेशन है, क्या ये महिला सशक्तिकरण है?
क्या इसके लिए इसका आप दावा करते हैं? क्या इसके लिए हमने 370 टूटने का जो है समर्थन किया था, केंद्र के हर फैसले का समर्थन किया था, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम तबकों को, देश की आधी आबादी को भी उनका हक देंगे। मगर जम्मू कश्मीर में विशेषकर आज भी महिलाएं अपने हक के लिए तरस रही हैं। आप राजनीतिक आरक्षण देने का वादा तो करते हो, पार्लियामेंट के अंदर उसको पास भी कराते हो और बेशुमार जो है बहुमत के साथ वो पास होता है, मगर उसके बाद भी आपकी नीयत साफ नहीं है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करो और महिलाओं को उसके अधिकार दो। सर, कुछ ये भी अफवाहें चल रही हैं कि यूसीसी भी जो है उसमें भी बिल जो है वो पास हो जाएगा। देखिए, बिल पास करवाइए आप, हमें खुशी होती है आपने महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं। बिल में एक और बहुत अच्छी लाइन थी महिला आरक्षण की, मुझे ध्यान आया कि सुन रहा था पार्लियामेंट के अंदर जब कानून मंत्री इसकी व्याख्या कर रहे थे कि ये बिल लोकसभा में पास होगा, उसके साथ ये दिल्ली में भी लागू हो जाएगा। दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, अरे जम्मू कश्मीर भी तो केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू में लागू करने की आपकी मंशा नहीं थी, जम्मू का आपने कहीं जिक्र नहीं किया, उसके केंद्र शासित प्रदेश का। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो महिलाओं को सशक्तिकरण की जम्मू कश्मीर के अंदर है। जम्मू कश्मीर में महिलाओं के साथ अगर सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है तो वो जम्मू कश्मीर में हुई है। अगर पहला शासनकाल हम भूल भी जाएं तो आप बताइए, पिछले 4.5 सालों के अंदर आपने जम्मू कश्मीर की जनता को भी, अभी आप साइड में रखिए, जम्मू कश्मीर की आधी आबादी के लिए आपने क्या विशेष किया? माननीय उपराज्यपाल जी लगातार दावे करते हैं कि मैं जब जाऊंगा ऐसी मिसाल कायम करके जाऊंगा कि जम्मू कश्मीर की जनता हमें याद करेगी। अरे जम्मू कश्मीर की जनता तो आज भी याद कर रही है, मगर इसलिए याद कर रही है कि अगर बेरोजगारी बढ़ी तो आपके शासनकाल में बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा तो इस शासनकाल के अंदर बढ़ा, जम्मू कश्मीर के हकों का, स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन हुआ तो इस शासनकाल के अंदर हुआ। आपने जम्मू कश्मीर को दिया क्या है? आतंकवाद, अमन बहाली की आप बात करते थे, अमन बहाली कश्मीर के साथ साथ जम्मू संभाग में अपने पांव पसार चुकी है। नार्को टेरर आज जो है नाक के अंदर दम कर रहा है। हमारा बेरोजगार युवा बेरोजगारी के कारण गलत रास्तों का, शरारती तत्वों के हाथों की कठपुतली बन रहा है, नशे का आदी हो रहा है। मंदिरों का शहर के नाम से जिसको जम्मू शहर को हम शान से कहते थे, आज उसको जगह जगह अपनी शराब की दुकानें खोलकर मदिरा का शहर बना दिया है। क्या ये सशक्तिकरण है? क्या ये महिलाओं के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता के लिए आपने किया है? ऐसा नया जम्मू कश्मीर की हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एलजी साहब तो ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग तो चाहते ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो। जो व्यवस्था चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, आप सर्वे करवा लीजिए। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लोग बिल्कुल नहीं चाहते होंगे, ठग जो मोदी भगत हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अब उनकी सरकार आने वाली नहीं है। आम जनता ये चाहती है कि चुनाव हो, आम जनता ये चाहती है और वो गांठ बांधे बैठे हैं सबक सिखाने के लिए कि जिन लोगों ने, जिन प्रदेश नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने, जिनको उन्होंने 2014 में अपार समर्थन दिया, ऐतिहासिक जीत दिलाई, इस उम्मीद से कि शायद उस समय जम्मू कश्मीर के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था पिछले 70 सालों से, उसका अंत होगा, नहीं हुआ। 2019 में लोकसभा चुनाव तो हुए, विधानसभा नहीं हुए। दोनों लोकसभा जम्मू संभाग की सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों को विजय दिलाई गई, भरपूर मतदान करके उनको जो है लोकसभा के अंदर पहुंचाया गया। आज तक लोकसभा में आपने जम्मू संभाग के किसी मुद्दे की आवाज़ नहीं गूंजती हुई आपको सुनाई देगी। वहाँ गूंजता क्या है? जम्मू में मेट्रो शुरू हो गई, जबकि मेट्रो का कहीं नाम निशान नहीं है। इस तरह की आवाज़ें वहाँ पर गूंजती हैं जिनका जम्मू कश्मीर में कोई नामो निशान नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि चुनाव हो और इन विश्वासघात करने वालों को, जम्मू संभाग के साथ ठगी करने वालों को, जनता के साथ ठगी करने वालों को, विश्वास तोड़ने वालों को सबक सिखाया जाए। जनता ने इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप जनता को जो है स्मार्ट मीटर लगाओ, जनता पर संपत्ति कर लगाओ, हमारा राज्य का दर्जा छीन लो। जम्मू संभाग जिसको आप अखंड जम्मू कश्मीर, अखंड भारत का आप तो दावा करते थे, और जम्मू कश्मीर को आपने 2 हिस्सों के अंदर बांट दिया। लेह लद्दाख हमारे से अलग कर दिया। 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, आपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया आप यहाँ पर बहाल नहीं कर रहे। ऐसा जम्मू कश्मीर हमें नहीं चाहिए। जनता बहुत बेसब्री से, मायूस है इस समय, निराश है इस समय, और सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है। शायद यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया टालने के लिए बहानेबाजियाँ बनाई जा रही हैं।
सर, एक तरफ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने के लिए जो है लगातार कोशिशें किए जा रहा है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि दोस्त बदला जा सकता है, पड़ोसी नहीं। कैसे देखते हैं उनके स्टेटमेंट को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोस्त बदला जा सकता है, पड़ोसी नहीं, ये तो सच्चाई है। मगर आप दूसरी तरफ देखिए, आप उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती की बयानों को इतना तर्ज देते हैं। अगर केंद्र सरकार के हाथों में इस समय सत्ता है, उनकी बातों पर भी तो ध्यान दीजिए। वो भी तो लगातार पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि अगर कहीं पर कोई विस्फोट हो गया तो पाकिस्तान ने किया, हमारे जो है शहादत दी बड़े बड़े अफसरों ने तो पाकिस्तान का हाथ था। अरे पाकिस्तान का हाथ था, आप तीसरी पावर बनने की बात करते हो, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हो, चांद पर आप पहुंच चुके हो। क्या एक छोटी सी कंट्री को सबक नहीं सिखा सकते? सबक सिखाइए ना, दोबारा जोरदार स्ट्राइक कीजिए, एयर स्ट्राइक के साथ ग्राउंड स्ट्राइक भी कीजिए, उसको सबक सिखाइए। आप क्या करते हैं? बयानबाजियां करते हैं, उनके साथ राजनीतिक रिश्ते हैं, आज के उनके साथ कूटनैतिक रिश्ते हैं, उनके साथ आप खेल रहे हैं, मैदानों पर आप क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देखिए, भगवान भी नहीं चाहता, जिस दिन इंडो पाकिस्तान का मैच था भगवान ने भी नहीं चाहता, हमारे ब्रह्मा ने उस दिन जो है बरसात आ गई, भगवान भी नहीं चाहता था मैच हो, मगर गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं। गवर्नमेंट, उस सरकार जो है उसको मैच करवा रही है, हमारे प्लेयर उनके साथ खेल रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? अगर आप उसको आतंकवादी देश मानते हैं तो उसके साथ तमाम संबंधों पर पूर्ण विराम लगाइए। सर, अब बात करेंगे शिवसेना। आप स्टेट अध्यक्ष हैं शिवसेना के, और शिवसेना नाम से काफ़ी सारे संगठन जो हैं जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, और लोग काफ़ी ज़्यादा भ्रमित होते हैं कि असली शिवसेना काम कौन सा जो है शिवसेना सही कर रही है। डोगरा फ्रंट शिवसेना, हिंदुस्तान शिवसेना, और भी कई तरह की शिवसेना है यहाँ पे। तो जिसके पास प्रमाण है वो कौन सी शिवसेना है जो लीगली और लोगों के बीच में लोगों के हितों के लिए काम कर रही है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं वही सही शिवसेना है। देखिए, शिवसेना एक राजनीतिक पार्टी है। ये जिनका आपने अभी तक नाम लिया, ABC जिनका आप अभी नाम ले रहे थे, ये तमाम संगठन हैं। आप इनको पूछिए क्या आपकी राजनीतिक पार्टी है, क्या आप रजिस्टर हैं? आप ये बीजेपी के इशारों पर, सत्ताधारी पार्टियों के इशारों पर खेल खेल रहे हैं। उनकी कठपुतलियां बने हुए हैं इस समय। ये कठपुतलियों पर हमने बहुत बार जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक DGP साहब को पत्र भी लिखा है, इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। शिवसेना नाम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है कि शिवसेना एक ही है जो वंदनीय बाला साहब जी ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब जी ठाकरे से रिलेटेड है। वही शिवसेना है जो उन्होंने 96 के अंदर बनाई थी, जो इस समय जिसके पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं, हम उसी शिवसेना से हैं। उसके बाद जितनी भी शिवसेना है यहाँ पर जिनके आप नाम ले रहे थे, वो मात्र एक संगठन है, राजनीतिक पार्टियाँ नहीं हैं। जनता को भी पता लगना चाहिए। वो शिवसेना तो बड़ा बड़ा लिख देते हैं, मगर अपना जो दूसरा नाम है वो नीचे छोटा सा लिखकर जनता को, प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। मेरी उनसे अपील है, प्रशासन से भी अपील है कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। लोगों में जो एक मैसेज आता है शिवसेना के प्रति, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल कुछ भी अगर आप मिलते जुलते नामों से रखोगे तो भ्रमित होंगे लोग। ये लोगों को भ्रमित करने की साजिश खेली जा रही है, और मुझे लगता है कि लोग अब पढ़े लिखे हैं, लोग समझदार हैं, लोग जागरूक हैं। वो देखते हैं, चेहरों को पहचानते हैं, शिवसेना के बारे में जानते हैं कि शिवसेना कौन सी है। ये उसी शिवसेना को जो है वो अपना समर्थन देते हैं। बाकियों को ज़रूर वो देखते ज़रूर होंगे, मगर इग्नोर कर देते हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि हमने काफ़ी बार कंप्लेंट्स की हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती उस पर? देखिए, वो कहते हैं कि ये राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं, ये संगठन है। तो संगठन चलाने में किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं है। संगठन, इनका नाम जो है वो उन्होंने शिवसेना के साथ मिलता जुलता अपना नाम रख लिया है, शिवसेना हिंदुस्तान, डोगरा फ्रंट शिवसेना। तो शिवसेना के नाम उन्होंने अपना दूसरा नाम जोड़ा है। इस नाम जोड़ने के कारण प्रशासन कहता है कि हम इनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई को अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये खाली शिवसेना नहीं लिखते, इसके साथ कोई ना कोई अपना अलग से नाम डालते हैं। मिलता जुलता नाम जरूर है, मगर ये राजनीतिक पार्टियां नहीं है। अगर ये राजनीतिक पार्टियां बने तो चुनाव आयोग उसी समय इनको डिसमिस कर दे, मगर ये राजनीतिक है नहीं। इन्होंने चुनाव लड़ना नहीं है, मात्र किसी ना किसी मुद्दे पर उठाकर किसी ना किसी की कठपुतली बनकर जो है वो शोर मचाते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं। और कहीं ना कहीं शिवसेना जो जनता के मुद्दों
मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किए हुए हैं, ध्यान पूरा अपना रखे हुए हैं, उन लोगों को जो है भ्रमित करने का काम करते हैं, हम मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। अभी जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, जिस तरह के जम्मू कश्मीर के हालात हैं, आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस अगर यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हो सकते हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ के हो सकते हैं या 3 टायर सिस्टम के हो सकते हैं, तो क्या असेंबली इलेक्शंस के लिए हालात ठीक नहीं है? देखिए, हालात तो बहुत अच्छे हैं। जम्मू कश्मीर का तो लगातार दावे करते हैं। कुछ 2 दिन पहले, कल भी मैं सुन रहा था कि परसों भी जो है पार्लियामेंट के अंदर हमारे देश के गृह मंत्री कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर इस समय खुशहाल राज्य बना हुआ है, जम्मू कश्मीर जो है अमन बहाली है, वहाँ पर किसी तरह की दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पर है, आप उसको पहचानिए। दिक्कत है कि प्रदेश बीजेपी के नेताओं का जनाधार पूरी तरह से फिसल चुका है, खिसक चुका है। जनता इस समय कमर कसे बैठी हुई है इनको सबक सिखाने के लिए। ये जनता की नब्ज भली भांति टटोल चुके हैं। इनको पता है कि अब आने वाले चुनावों के अंदर हमें जनता का समर्थन मिलने वाला नहीं है, जनता का मतदान हमारे हक में होने वाला नहीं है। यही तो मुख्य वजह है कि लगातार जो है चुनावों को टाला जा रहा है। बड़े बड़े नेता बीजेपी के जम्मू कश्मीर जब आते हैं तो कहते हैं कि 2 से 3 महीने में चुनाव होंगे। हम चुनाव आयोग के पास जाते हैं, दिल्ली चुनाव आयोग के कार्यालय में जाते हैं, ऑल पार्टी एक साथ मिलकर जाती हैं, बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टियां। हमारे से वादा भी किया जाता है कि जून जुलाई तक चुनाव करवा दिए जाएंगे। जून जुलाई 23 का भी निकल गया। मुझे नहीं लगता कि जून जुलाई 24 तक भी चुनाव होंगे। हाँ, चुनाव होंगे। अब कब होंगे? जब केंद्र के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा, और वो कब होगा? 2024 के लोकसभा चुनावों में। उसके बाद जो है चुनाव आएंगे और वो चुनाव इंडिया करवाएगी। तो आपको लगता है कि भाजपा का जो 2014 का जादू था वो दोबारा चल पाएगा? देखिए, जादू तो ख़त्म हो चुका है। वो जादू नहीं था। लोगों को जो है वश में करने का, वो भ्रमित करने का जो वो खेल खेल रहे थे, वो उस खेल से अब जनता बाहर निकल चुकी है। देखिए, बहुत देर तक आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जनता को ऐसे ही जनार्दन नहीं किया गया। लोकतंत्र के अंदर जनता बहुत बड़ी ताकत है। आप जनता को ना समझो, जनता को भ्रमित करने का प्रयास ना करो। आप एक बार भ्रमित कर सकते, अरे ये वही नेता है जो कहते थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। क्या किया मोदी सरकार ने? महंगाई वो 400 रुपये का सिलेंडर आज 1200 को करके फिर आप 100-200 रुपये उसके कम कर देते हो, तो बहुत अपना ढिंढोरा पीटते हो कि हमने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। 2018-19 के बाद, कोरोना काल के बाद, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद यहाँ का व्यापार को बिल्कुल भी गति नहीं मिली है। व्यापार अपनी पुरानी स्थिति में आ ही नहीं सका है। अर्थव्यवस्था लगातार मंदी झेल रही है। महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। बेरोजगारी से लेकर युवा तरस रहा है। क्या किया आपने पिछले 9.5 सालों में? मात्र जनता को गुमराह करने का काम किया, धर्म जात के ऊपर राजनीति की। और कैसे कानून बनाए आपने? कहाँ है वो CNN वाला कानून? कहाँ है वो आप कहते थे एक देश एक चुनाव, भ्रमित करने का काम करते थे? कहाँ है 3 तलाक वाला कानून? बहुत ढिंढोरा पीटते थे आप उन चीज़ों को भी लेके। क्या इसलिए आपको जनता ने वोट दिया था? नहीं, जनता ने आपको वोट दिया था। जनता परेशान थी महंगाई से, जनता परेशान थी बेरोजगारी से, जनता परेशान थी जो जनता के पैसों को जो है लगातार लूटा जा रहा था। अब अर्थव्यवस्था जनता की जो है लगातार डगमगा रही थी। आपने ज़मीनी स्तर पर जनता को बेहतरी के लिए, देश को खुशहाल बनाने के लिए कुछ नहीं किया। हमारा तो एक यान अगर चंद्रयान पर भी 3 पहुंच जाता है तो उस पर भी आप मोदी जी लाकर अपनी स्टैंप लगाते हैं। अरे पिछली सरकारों का भी तो कुछ उसमें श्रेय दीजिए। चंद्रयान फर्स्ट आया होगा, चंद्रयान 2 आया होगा, फिर तीसरा पहुंचा है। सीधा आपने क्या चंद्रयान बनाया और पहुंच लिया? अरे जो साइंटिस्टों ने, जिन्होंने ये कमाल कर दिखाया, उनको भी तो आगे लाइए, उनका भी तो नाम का ढिंढोरा पीटिए कहीं पर। मगर नहीं, इनको ढिंढोरा पीटना है अपने नाम का। अगर आप 5 किलो अनाज देते हैं तो उस अनाज की गुत्थी के ऊपर जो फ़ोटो लगती है वो प्रधानमंत्री मोदी जी की लगती है। आपने किया क्या इन्होंने? कांग्रेस के नामो निशान को मिटाने की कोशिश की, विपक्षियों को ख़त्म करने की कोशिश की। देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अरे आप भी एक्स बनेंगे। बिल्कुल। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम का नेहरू प्लानिटोरियम होता था, उसका नाम आपने बदल दिया। नोटबंदी कर दिया आपने। क्या मिला नोटबंदी? कहाँ है काला धन? बताइए, कहाँ काला धन? कहाँ है हमारे अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए? ये सरकार तो यही ढिंडोरा पीट कर सत्ता के अंदर आई थी।
आज उसका नाम लेने का ध्यान नहीं। आज वो कहते हैं कि वो तमाम जुमलेबाजियाँ थी, वो जुमलेबाजियाँ थी। आज जो आप कर रहे हो वो भी जुमलेबाजी है। हम वापस महिला आरक्षण पर आते हैं, ये भी एक जुमलेबाजी है। अगर सरकार की नीयत साफ़ है, इसको कानून बनाएं, इम्प्लीमेंट करें। देश की आधी आबादी तरस रही है अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए। मनीष जी, 23 सितंबर का दिन जो है जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी अहम रहता है। उस दिन हमारे महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी युवा राजपूत सभा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हुई है, इसका क्या असर होगा 23 सितंबर वाले दिन? देखिए, 23 सितंबर को भी बहुत बड़ी राजनीति खेली गई थी। पिछले जो लगातार हम प्रयास कर रहे थे, दशकों से सब पार्टियां मिलकर प्रयास कर रही थी। युवा राजपूत सभा आगे आई, उन्होंने यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल किया। आखिर में हम तमाम लोगों को जो प्रयास किए जा रहे थे, जो आंदोलन सालों साल चल रहा था, उसका श्रेय बीजेपी ने ले लिया। बीजेपी कहती जी हमने छुट्टी दी। अरे सत्ता एक तरफ तो आप कहते हो कि माननीय उपराज्यपाल जी हमारे नहीं हैं, वो तो संवैधानिक पद है। जब संवैधानिक पद है तो बीजेपी ने कैसे वो श्रेय दिया? वो तो हमें माननीय उपराज्यपाल जी ने उसकी छुट्टी दी है। एक तरफ जब श्रेय लेने की बात आती है तो वो बीजेपी के नेता बन जाते हैं, बीजेपी के उपराज्यपाल बन जाते हैं। जब और कोई बात आती है किसी तरीके की तो वो कहते हैं जी हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो कोई इसमें लेना देना नहीं है। 23 सितंबर महाराजा जी का जन्मदिन है, पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। जो पीछे घटनाक्रम हुआ है वो जम्मू को ज़रूर उसमें बहुत बड़ा आघात लगा है। वो खाली जो है युवा राजपूत सभा को नहीं टारगेट किया गया, जम्मू संभाग की पूरी जनता को, जो पूरे लोग जनता सड़कों पर थी उनको टारगेट किया गया। उसका भी बदला ज़रूर लिया जाएगा। जनता चुप बैठी है, ये चुप्पी नहीं है, ये शांति नहीं है, ये धमाका होगा। और वो धमाका तब होगा जब चुनाव होंगे। बीजेपी को अपने नतीजे देखकर सब पता लग जाएगा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मनीष साहनी जी, स्टेट अध्यक्ष शिवसेना जम्मू कश्मीर। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।